में महापुरुष जिन्होंने हमें स्वतंत्र और गणतंत्र भारत में रहने योग्य बनाया है, जिनके कार्य, जिनके विचार आज भी हम सभी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, जिनके उद्देश्यों को लेकर के भारत देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। ऐसे ही महापुरुष जो एकता और अखंडता, ईमानदारी और निष्ठा में विश्वास करते थे, जिनके अंदर मनुवादी शासन व्यवस्था के साथ साथ कौटिल्य की बुद्धि और शिवाजी की दूरदर्शिता एक साथ शामिल थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पूरा भारत देश 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना त्याग और समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के साथ सर्वस्व जीवन निर्वाह किया। पारिवारिक उत्तरदायित्व इस तरह से निभाया कि बहुत कम उम्र में ही बच्चों को छोड़कर इनकी मां चली गई और उन परिवार को संभालते हुए भी ये आगे बढ़े और अपने उद्देश्य को लेकर के भारत की आजादी के लिए गांधी जी के बनाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रणबद्ध हो गए। 31 अक्टूबर 1875 जन्म लेने वाले नांदियाल ब्रिटिश प्रांत का एक क्षेत्र जो आज वर्तमान में गुजरात राज्य है, वहां पे जन्म लिए और झावेर भाई पटेल जी की चौथी संतान के रूप में जन्म लिया। किसी को ये पता नहीं था कि आज जो जन्म लेने वाला या बालक आने वाले दिनों में टुकड़े हुए भारत देश को एकत्रित करके एक नए राष्ट्र के रूप में नवनिर्मित करेगा। ऐसे व्यक्ति जो पहले किसान थे, अपने परिवार को संभाल रहे थे, अपने घर को देख रहे थे, यह व्यक्ति लगभग 38 साल की उम्र में वकील बनने की इच्छा जागृत करता है और 1913 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। 2 बच्चों के पिता, पत्नी ने जीवन में साथ छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई की इच्छा, ये अपने आप में काबिलियत थी। साथ छोड़ने का पत्नी का तात्पर्य है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले। और जब 1913 ईस्वी में इनके द्वारा ये निष्ठा लिया गया, प्रण लिया गया कि जैसे गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सब लोग बाहर जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह किसान परिवार से संबंधित बालक भी डिग्री बैरिस्टर की लेने के लिए तैयार हुआ। 38 साल की उम्र थी और उस उम्र में पढ़ाई की इच्छा जगने का मतलब था कि यह आगे चलकर बहुत कुछ करने की इच्छा जागृत करे। और वो लंदन चले गए। 3 साल की जो डिग्री थी उसको न्यूनतम समय में ही पूरा करके वो बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत वापस आए और पहली बार गांधी जी से प्रभावित होकर 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में राजनीतिक कदम रखा। देश की आजादी के लिए किसानों का शोषण हो रहा था, उन शोषण से शासन को बचाने जो पहल की उन्होंने, वो आगे चल करके गुजरात क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में, यहां तक कि 30 वर्ष बाद ब्रिटिश ब्रिटेन में भी इनकी गूंज, इनकी बुद्धि, दूरदर्शिता का योगदान है। जब 1923 में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ तो ये अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए
राजनीतिक कद इनका धीरे धीरे बढ़ता गया। 1928 में जब गांधी जी के पास बारडोली की महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि आप किसानों की समस्याओं का समाधान करिए, तो बारडोली की समस्या जो थी उस पर गांधी जी ने एक तो बात कही, अब तो आपके पास पटेल जी हैं, तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, आप पटेल जी के पास जाइए। पटेल जी के पास जब बारडोली की महिलाएं गई और उन्होंने कहा कि बहुत ही अत्याचार ब्रिटिश शासन द्वारा हुआ, कुछ गांधी जी की आज्ञा लेकर के पटेल जी आगे बढ़े और किसानों को ब्रिटिश शासन से वहां बारडोली में मुक्त कराया। जो टैक्सेस थे उन्हें अत्यधिक न्यूनतम करा दिया। पटेल जी की वाहवाही हुई और वो एक कद इतना ऊंचा बढ़ा कि वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की बात दे दी। अब वल्लभ भाई झावर भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध। जब गांधी जी ने योजना बनाई दांडी मार्च यात्रा की, तो उसकी संपूर्ण रूपरेखा का कार्य उत्तरदायित्व तो उन्होंने पटेल जी को सौंपा और जो दांडी मार्च यात्रा 24 दिन की गांधी जी ने 78 प्रतिनिधियों के साथ की, उसकी जो संपूर्ण कार्य योजना पटेल जी ने बनाई वह बहुत सुदृढ़ ढंग से हुआ और जिस डेट तारीख निश्चय की गई वो जहां जहां रुकने का स्थान बनाया गया वो बहुत ही सुरक्षित था और आराम से जिस डेट को कानून नमक कानून तोड़ना था उस डेट की पूर्व संध्या को 5 अप्रैल को ही जनमानस पूरा वहां पहुंच जाता है। कूटनीतिक बुद्धि थी और उनका व्यक्तित्व तो बढ़ रहा था और कभी उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की, सबसे बड़ी बात थी। लेकिन वादा इतना बढ़ गया इतना 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में इनको कराची में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी देश दौर में, और ऐसे समय में कहीं भी कांग्रेस अधिवेशन होता तो इस दुनिया पूरा भारत जान रहा था कि गांधी का विरोध होगा और ऐसी स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल है। गांधी का विरोध होने का मतलब कि एक बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन पटेल ने अपना नेतृत्व संभालने की बात की और कहा मैं इसको देख सकता हूं। जब गांधी जी के ऊपर उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तो गांधी जी ने कहा कि इसमें गांधी जी की कोई गलती नहीं है, ये उस समय की स्थिति की बात है। गांधी जी ने अपना मौखिक प्रस्ताव दिया था लेकिन उसको माना नहीं गया। कुछ विचार उन्होंने दिए, आम जनमानस शांत हो गया और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार भारतीयों के मूल्य को समझाने के लिए मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास करा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता चल गया कुछ हमारा भी अधिकार है, पता ही नहीं था कि मेरा कोई अधिकार हो रहा है। मूल अधिकार की जो रूपरेखा भारतीय संविधान के भारतीय में आप देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहली बार कराची कांग्रेस अधिवेशन में उसे उन्होंने पास कर दिया। भारतीय जनमानस के मूल्यों को आगे बढ़ाया। जब 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार 1937 में चुनाव हुए तो उस चुनाव का संपूर्ण दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि कहीं पे कुछ होना नहीं चाहिए, शांति से चुनाव होना चाहिए और उसका उन्होंने क्रियान्वयन किया। दूरदर्शी व्यक्ति थे, कूटनीतिक व्यक्ति थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन 1940 आते आते इनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आने लगी। आपको याद होना चाहिए मात्र 6 साल गांधी जी से और लगातार क्रमबद्धता से आंदोलन में सहभागिता थी, लेकिन उनके आंख में बीमारी हो गई और आंख में जब बीमारी होती है तो इंसान करना भी चाहता है लेकिन कमजोरी आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। लेकिन 1942 के आंदोलन भारत छोड़ने बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया और वहीं पर यह समस्या उत्पन्न होने लगी, इनको कुछ खून की उल्टियां तक आने लगी।
तभी कैद में थे, समस्या बढ़ रही थी। इनके स्वास्थ्य को देखते हुए गांधी जी चाह रहे थे कि इनको हम आगे ले जाएं, क्योंकि इनके अंदर कूटनीति, दूरदर्शिता भरपूर थी। बस किसानों की समस्याओं को देखना इनका मूल उद्देश्य था। भारत में प्रधान देश था, गरीबी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। आधुनिकीकरण जो इनका था वो उद्योगों से परे था। गांधी का मानना था कि दुनिया में मजबूत हो, भारत में भारत आत्मनिर्भर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी नीति पर आगे बढ़ना चाह रहे थे। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। और ऐसे समय में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने सबसे बात की। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने बात किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को सुनकर कैबिनेट मिशन ने जब अपना रिपोर्ट दिया तो उसमें कहा अगर भारत में कोई सुविधा व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तो ना वो जिंदा है ना कोई व्यक्ति है वो सुलझना है, वो दूरदर्शी अपनी बातों को रख देते और अपनी बात को मनवा लेते। इसलिए जब 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक कमेटी बनी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हुआ कि अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है और उसके लिए किसको नियुक्त किया जाए। आपको हैरान होंगे आप कि 15 लोग के वर्किंग कमेटी में 3 लोगों ने किसी को महत्व नहीं दिया, चाहे वो पटेल जी हो या नेहरू जी हो। 12 लोगों ने पटेल का नाम सुझाया कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री को बनाया। इतना व्यक्तित्व बढ़ गया, इतना कद बढ़ गया। तो पद से कोई लेना देना नहीं था। 9 लोगों में था, 12 लोगों ने, 3 लोगों ने नहीं था, 12 लोग शेष बच रहे हैं। 12 के 12 ने पटेल जी का समर्थन किया कि देश के अग्रणी नेतृत्व वाली सरकार का वो कौन संभाले, पटेल जी। जब ये बात पता चलेगा तो गांधी ने पटेल जी से बुलाया और कहा कि ये मेरी इच्छा है कि आप अपना नाम दे दीजिए और नेहरू अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनने। पटेल जी ने कुछ नहीं सोचा, लोगों ने ये कहा। यहाँ तक कि जो मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 में हुआ, उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जीवन राम, यदि कम करते जीवी कृपलानी साहब ने स्वयं कहा कि मुझे तो नेहरू का नाम गांधी के दबाव में आगे बढ़ाना पड़ गया, मैं तो नेहरू का नाम बढ़ाता फिर भी पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और आपकी उम्र 71 ईयर हो चुकी है, 77 साल के हो गए और स्वयं 77 साल के थे कि 1931 में दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर गांधी से पूछा गया था कि अगर भारत स्वतंत्र होता आने वाले दिनों में क्या आप कोई पद लेंगे, तुम लोग कभी लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ मरने से पहले भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते और हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है आने वाले समय जो हम लोगों से हुआ रहेगा उसको ये दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि बुद्धि और शक्ति दोनों की जरूरत नए भारत के निर्माण के लिए चाहिए। गांधी ने ये कहा कि पटेल जी दूरदर्शी है, पटेल जी कर्मठी है, पटेल जी समर्पण भाव है और पटेल जी किसी क्षेत्र को अपने में मिला सकते हैं। अगर ये किसी पद में बन जाएंगे तो शायद ऐसा उत्तरदायित्व का निर्वहन ना कर पाएंगे, इसलिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। वो विदेश नीति भारत क्या था, नेहरू के अंदर एक चीज आई थी कि वो विदेशों से उनका कांटेक्ट, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो स्तर था वो नेहरू का बड़ा था
किसकी अपेक्षा? पटेल जी की। और पटेल जी की जो भीड़ थी वो सिर्फ भारत तक थी, और भारत तक गणतंत्र और स्वतंत्र होने के बाद क्या करना था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना था। और सबसे बड़ी बात थी कि पटेल जी का स्वास्थ्य आए दिन खराब होता चला गया, और जब उस समय पटेल जी को भी थोड़ा सा धक्का लगा था, लोग मेरे साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन गांधी जी के मार्गदर्शक मेरे मार्गदर्शक है, मेरे आदर्श है, इनकी इच्छा नहीं है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मान लिया उनकी बात। लेकिन जब वही पे ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि ग्लैमरस नेहरू के आगे गांधी जी अपने एक और कर्मठी व्यक्ति को न्यौछावर कर दिया। मतलब लोगों ने इसका विरोध उस टाइम भी किया, ऐसा नहीं किया नहीं, लेकिन स्थिति कुछ और थी। तब गांधी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि मेरी इच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो प्रभाव है वो नेहरू संभालेंगे, और इस क्षेत्र की जो व्यवस्था है कहाँ की, भारत के अंदर की, उसे कौन संभालेगा? पटेल जी संभालेंगे। और हुआ भी यही, गृह मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व पटेल जी को दिया गया, और प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया किसको? नेहरू जी को दिया गया। और इस तरह दोनों के विचार टकरा रहे थे, लेकिन स्वतंत्र भारत को आगे ले जाना था, देश को बढ़ाना था, इसलिए दोनों ने मिलकर काम किया। और 1962 रियासतें जो 5 जुलाई 1947 को गठित रियासती एकीकरण जो विभाग बना, उसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण एक साथ किया। सोचिए, 15 अगस्त के पहले 1-1.5 महीने के अंदर इतनी कुशल क्षमता उनके अंदर थी, इसीलिए तो हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आज भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। जैसे जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, वैसे भारत का एकीकरण का दायित्व देने का कार्य किसने किया? पटेल जी। छोटे छोटे टुकड़ों में हम बटे थे, और उन टुकड़ों को एक करने का उत्तरदायित्व पटेल जी ने किया। 1949 जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी संसार को छोड़ के गए, तो अगला अनाउंसमेंट जो दिया गया पटेल जी का, उन्होंने कहा कि पटेल जी की बातें मुझे खराब लगी थी उस समय, गांधी की बातें मुझे उस समय खराब लगी थी जब हमें वो चीज मिली नहीं जिसका मैं हकदार था, लेकिन शायद गांधी जी ने का निर्णय ये सबसे अच्छा था। आज जो मुंबई में हम देख रहे हैं, भीड़ में देख रहे हैं, वो मुंबई की भीड़ मेरे लिए नहीं आई है। मैं जानता हूँ ये पंडित जवाहरलाल ऐसे दोनों लोग जुड़े थे, पर आज राजनीतिकरण करके कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों लोग जुड़ करके देश को आगे बढ़ाए। 1949 में अत्यधिक स्वास्थ्य खराब हो गया, लगातार उनकी उल्टियां होने लगी, उनकी बेटी मीनाबेन उनके कार्यों को देखने लगी, लेकिन अंततः 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को ये हम लोगों को छोड़ के चले गए। उनकी जो कर्मठता थी, जो लक्ष्य, आज भी हम सभी लोगों को प्रभावित करती है। आज देश में 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा, पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। जो आपकी यूनिटी, आप जानते हैं इस चीज को। और सबसे बड़ी बात, जो एकता का प्रतीक, अखंडता की, जैसे हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं तो जुबान पे एक नाम आता है मोहनदास गांधी सिंह का, वैसे एकता के प्रतीक की बात नाम की जाए, एक नाम याद आता है, नाम पटेल जी का है। और अंततः नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में जब बनी, तो इनको भारत रत्न से नवाजा गया, और अब भारत रत्न प्राप्त करता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इनके विशेष कार्य योगदानों को हम लोग जानकर, और आगे एकता में ही बल है और एक है तो भारत श्रेष्ठ है, भारत श्रेष्ठ है। इतनी बारियों के साथ साधन हो गया।